BNBSc पार्ट 3 ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? तो जनसंख्या घनत्व भूमि तथा लोगों की संख्या के मध्य का अनुपात है, जिसकी गणना प्रति वर्ग किलोमीटर में की जाती है। अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अर्थात अपन अनुपात किसका लेते हैं? भूमि का लेते हैं और जनसंख्या का लेते हैं। एक वर्ग किलोमीटर है, एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सूत्र क्या हो जाएगा? जनसंख्या बटे भूमि इंटू 1000। निकल के जो आएगा वो क्या आएगा? जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व भूमि तथा लोगों की संख्या के मध्य का अनुपात है, जिसकी गणना प्रति वर्ग किलोमीटर में की जाती है। अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थलाकृति के आधार पर ऊपर वाला जो भाग है वो ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, और ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण से यहाँ पर शीत प्रधान जलवायु पाई जाती है। अतः शीत प्रधान जलवायु होने के कारण से यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। तो ये वाला जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित होने के कारण से यहाँ पे शीत प्रधान जलवायु पाई जाती है, और शीत प्रधान जलवायु होने के कारण से यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। दूसरी बात करें अपन, बीच वाले भाग में आ जाता है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम आ जाता है, और सीधी सी फैक्ट बात है, जहां पर पर्वतीय या पठारी क्षेत्र पाया जाता है वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। क्यों? क्योंकि पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में मानव के निवास हेतु, कृषि हेतु, परिवहन हेतु और रोजगार हेतु अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती है। अतः पर्वतीय क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। तो संपूर्ण एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो साइबेरिया क्षेत्र में और मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम वाले क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है। जबकि बीच वाले क्षेत्रों का अध्ययन करें तो बीच वाले क्षेत्र में और इधर वाले क्षेत्र में नदियों के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र आ जाते हैं, और जहां पर नदियों के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। अधिक निवास करती है क्योंकि यहाँ पर मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। अगर संपूर्ण एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो संपूर्ण एशिया महाद्वीप को जनसंख्या घनत्व के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहला आता है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। दूसरा आ जाता है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, और तीसरा आ जाता है अल्प जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को लिया जाता है जहां पर मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है, और इसके साथ में रोजगार के साधन भी अधिक पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहाँ पर जलवायु भी अनुकूल पाई जाती है, कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं भी पाई जाती है, और उद्योगों का विकास भी हुआ है। यहाँ पर केवल 1/3 भाग आता है, यानी 1/3 भाग आता है, लेकिन यहाँ पर 2/3 जनसंख्या निवास करती है। ये क्षेत्रफल हो जाएगा और ये वाला क्या हो गया? जनसंख्या। अर्थात इन क्षेत्रों में केवल 1/3 भूभाग पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 2/3 जनसंख्या निवास करती है। और इसके अंतर्गत मुख्य जो क्षेत्र आते हैं, भारत आ जाएगा,
चीन आ जाएगा, जापान और इंडोनेशिया वाला क्षेत्र आ जाता है। इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहां पर एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। एक और जहां पर अपना अध्ययन करें, भारत का जनसंख्या घनत्व 362 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर जापान का अध्ययन करें तो इसका 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जापान की बात करें तो जापान में कृषि हेतु भूमि भी कम पाई जाती है, लेकिन फिर भी तकनीकी ज्ञान अधिक होने के कारण से जापान वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है। चीन का अध्ययन करें तो संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान आ जाता है। यहां पर भी मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है, लेकिन यहां पर जनसंख्या घनत्व थोड़ा सा कम पाया जाता है और यहां का जनसंख्या घनत्व हो जाता है 143 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन मध्यम जनसंख्या घनत्व। इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहां पर संपूर्ण एशिया महाद्वीप की 22% जनसंख्या निवास करती है। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का अध्ययन करें तो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में संपूर्ण एशिया महाद्वीप की 22% जनसंख्या निवास करती है। यहां पर की जलवायु अनुकूल पाई जाती है, और जब जलवायु अनुकूल पाई जाती है तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या या तो कृषि कार्य करती है और या फिर बाद में क्या करती है, पशुपालन करती है। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का अध्ययन करें तो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में संपूर्ण एशिया महाद्वीप की 22% जनसंख्या निवास करती है। अनुकूल जलवायु उपलब्ध होने के कारण से यहाँ पर कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं भी पाई जाती है और पशुपालन हेतु अनुकूलतम दशाएं भी पाई जाती है। अतः यहाँ की अधिकांश जनसंख्या या तो कृषि कार्य करती है और या फिर बाद में क्या करती है, पशुपालन करती है। इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो इसमें म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा, वियतनाम वाला क्षेत्र आ जाएगा, मलेशिया आ जाएगा, टर्की आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, सीरिया आ जाएगा। इन क्षेत्रों में मध्यम जनसंख्या निवास करती है। और तीसरी बात करें तो अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। अल्प जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में औसत जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। अब इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां पर मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती है, अर्थात या तो यहां पर प्रतिकूल दशाएं पाई जाती है, प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है, या ये ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं, या पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, जहां पर मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती है। यहां पर कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती है, खनिज संपदा भी नहीं पाई जाती है, अतः यहां पर उद्योगों का विकास भी कम हुआ है और इस कारण से यहां की अधिकांश जनसंख्या कौन सा कार्य करती है, पशुचारण का कार्य करती है। और ये वाले लोग चलवासी पशुचारण जीवन व्यतीत करते हैं। चलवासी पशुचारण का मतलब होता है ये लोग चारे या पानी की तलाश में अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, अर्थात यहाँ पर मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो ये तो था एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व। इसके बाद में अपन बात करते हैं जनसंख्या पर। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य जनसंख्या परिवर्तन होता है।
जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य जनसंख्या परिवर्तन होता है, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य जनसंख्या परिवर्तन है, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इसे अपन धनात्मक वृद्धि में भी देखते हैं और ऋणात्मक वृद्धि में भी लिया जाता है। धनात्मक वृद्धि का मतलब क्या होता है? जब दो समय अंतरालों के मध्य जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर निम्न होती है, तो जनसंख्या में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? धनात्मक वृद्धि कहलाती है। जब दो समय अंतरालों के मध्य जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर निम्न होती है, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? धनात्मक वृद्धि कहलाती है। लेकिन अगर दो समय अंतरालों के मध्य जन्म दर निम्न होती है और मृत्यु दर उच्च होती है, जन्म लेने वालों की संख्या कम है, मरने वालों की संख्या अधिक है, तो जनसंख्या में होने वाली इस कमी को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। इसको अपन प्राकृतिक वृद्धि में भी देखते हैं और वास्तविक वृद्धि में भी लिया जाता है। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। लेकिन वास्तविक जनसंख्या वृद्धि से मतलब होता है जब दो समय अंतरालों के मध्य जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के साथ उत्प्रवास और अप्रवास को भी अगर सम्मिलित किया जाता है, तो इसे जनसंख्या की क्या कहा जाता है? वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। जब दो समय अंतरालों के मध्य जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के साथ उत्प्रवास और अप्रवास को सम्मिलित किया जाता है, तो इसे जनसंख्या की क्या कहा जाता है? वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। अब एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप में लगातार जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो पृथ्वी सम्मेलन में एशिया महाद्वीप पे नजरें टिकाते हुए जो भी भूगोलवेता थे, उन्होंने एक ही बात कही थी, द लिमिट टू ग्रोथ, अर्थात वृद्धि की भी कोई सीमा होती है। और दूसरी बात कही थी, द पॉपुलेशन बम, अर्थात जनसंख्या में बम के समान वृद्धि हो रही। और इसी कारण से एशिया महाद्वीप में इस जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही। सबसे पहली बात आती है अकाल का संकट। लगातार जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण से अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है और मनुष्य क्या करता है? अपनी कृषि भूमि पर मकानों का निर्माण कर लेता, आवास का निर्माण कर लेता है, कारखानों का विकास कर लेता है, सड़कों का निर्माण करता है। अतः कृषि हेतु तो पहले ही भूमि कम थी और भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और लास्ट में स्थिति क्या होगी? अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और कुछ क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर त्रिकाल की स्थिति पाई जाती है। त्रिकाल का मतलब होता है तृण का काल भी होता है, अन्न का काल भी होता है, जल का काल भी होता है। जब तीनों के काल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? त्रिकाल कहा जाता है। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप के कुछ क्षेत्र ऐसे आते हैं जहां पर त्रिकाल की स्थिति पाई जाती है। दूसरी बात आती है जीवन स्तर में गिरावट। जब किसी क्षेत्र में संसाधनों के अनुपात में अगर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो वहां के लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। और जब लोगों को समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं होगा तो उन लोगों के जीवन स्तर में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। और एशिया महाद्वीप में दोनों स्थिति पाई जाती है।
यहां पर अल्प बेरोजगारी भी पाई जाती है और छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है। तीसरी बात आती है कुपोषण। जब लोगों को संतुलित मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो लास्ट में स्थिति क्या हो जाएगी? कुपोषण हो जाएगी। चौथा आ जाता है बेरोजगारी का बढ़ना। अत्यधिक मात्रा में बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने जो विकट समस्या उत्पन्न होती है वो आती है रोजगार की समस्या। और एशिया महाद्वीप में वर्तमान में यही स्थिति पाई जाती है। यहां पर मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है, अल्प बेरोजगारी भी पाई जाती है और छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है। परिवार के 5 लोग कार्य कर रहे हैं, 2 आराम से बैठे कह रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। अगला आता है आर्थिक संकट की संभावना। अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो वर्तमान में यहां पर आर्थिक संकट अपना विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी देश में या किसी भी राज्य में या किसी भी महाद्वीप में अगर संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक हो जाती है तो वे देश आर्थिक संकट की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। छठा आता है राजनीतिक अशांति। जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक हो जाती है और वहां की गवर्नमेंट उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाती है, अन्न की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाती है या चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाती है, तो लास्ट में वहां पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है और आपस में दंगे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात राजनीति क्या हो जाती है? अशांति हो जाती है। अगला आता है युद्ध की संभावना। जब इन क्षेत्रों में आपराधिक प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है और आपराधिक प्रवृत्तियों के विकास के कारण से इन क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध नहीं पाए जाते और लास्ट में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और लास्ट आता है विकास कार्यों में अवरोध। किसी भी क्षेत्र के अत्यधिक मात्रा में विकास हेतु सबसे पहली बात आती है वहां पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र में इन संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो उस क्षेत्र के विकास की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस क्षेत्र का कभी भी विकास नहीं होगा। और भारत की स्थिति का अध्ययन करें तो भारत को पहले भी विकासशील देश की श्रेणी में लिया जाता था और आज भी विकासशील में ही लिखते हैं। ये विकसित जब भी होगा जब यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाएगी? नियंत्रित हो जाएगी, नहीं तो विकास की कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो इन देशों के विकास की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं पाई जाती है। अब ये बढ़ी हुई जनसंख्या, इसका समाधान किस प्रकार करेंगे? तो समाधान के लिए सबसे पहली बात आती है खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के द्वारा बढ़ी हुई जनसंख्या का स्थायी निदान तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ गई उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए उस जनसंख्या को कुपोषण से बचाया जा सकता है। और इसके लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। और एशिया महाद्वीप के अधिकांश देशों को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु हरित क्रांति को लागू किया गया है। दूसरी बात आती है औद्योगिक विकास।
औद्योगिक विकास की बात करें तो वर्तमान में अगर किसी भी क्षेत्र में रोजगार के साधनों में वृद्धि की अगर संभावना पाई जाती है तो सबसे पहली बात आती है उस क्षेत्र में उद्योगों का विकास करना होगा। क्यों? क्योंकि उद्योग लोगों को द्वितीय श्रेणी का रोजगार उपलब्ध करवाते हैं और जहां पर लोगों को द्वितीय श्रेणी का रोजगार उपलब्ध हो जाएगा इसका मतलब उस क्षेत्र का विकास होगा, वहां की जनता का विकास होगा और वहां की सरकार का विकास होते हुए क्षेत्र के देश का विकास होगा। तीसरा आता है शिक्षा का प्रसार, क्योंकि शिक्षा के प्रसार के द्वारा किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा आता है विवाह की आयु में वृद्धि। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत लड़के की जो आयु है वो 21 वर्ष रखी गई है और लड़की की आयु यानी बालिका की आयु कितनी रखी गई है? 18 वर्ष रखी गई है। अगर इसमें और भी वृद्धि कर दी जाएगी तो संतानों काल में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि अपने आप ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पांचवा आता है परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू करना। अगर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को कठोरता से लागू कर दिया जाए तो जनसंख्या वृद्धि को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा जनसंख्या स्थानांतरण कर दिया जाए। अगर किसी क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र में तीव्र गति से अगर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो उस क्षेत्र की जनसंख्या को दूसरे स्थान पर भेज देना चाहिए ताकि दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या का क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।